उस विषय में बात कर रहे थे। और 1905 से 1919 के बीच जो तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हुई है, उन घटनाओं के विषय में पिछले सेशन में आपको बताया गया है। साथ ही साथ इस अवधि के दौरान, यानी 1905 से 1919 के दौरान, 1905 से 1919 के दौरान भारत में एक नए वर्ग का उदय हुआ। और भारत में जिस नए वर्ग का उदय हुआ उसे क्रांतिकारी कहा गया, क्रांतिकारी कहा गया। तो हम लोगों को आज के सेशन में क्रांतिकारियों के विषय में जानना है, क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में जानना है। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। बिहार दरोगा का बड़ी फेवरेट टॉपिक है ये, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, आपको एक राजनीतिक संगठन था, उसका नाम था कांग्रेस। एक राजनीतिक संगठन था, उसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस के भीतर दो विचारधारा का उदय हुआ। कांग्रेस के भीतर एक उदारवादी और दूसरा उग्रवादी विचारधारा का उत्पत्ति हुआ। कांग्रेस के भीतर जो दो विचारधारा, उदारवादी और उग्रवादी की उत्पत्ति हुई, इन दोनों विचारधाराओं में ना तो उदारवादी भारत को आजादी दिला पाया, ना ही उग्रवादी भारत को आजादी दिला पाया। उदारवादी भी अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए और उग्रवादी भी अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए। ए लड़की है, बैठिए दूसरा बेंच पे, चलिए उधर। उग्रवादी भी अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए। ना तो उदारवादी सफल हुआ और ना उग्रवादी सफल हुआ। जब कांग्रेस के भीतर उदारवादी और उग्रवादियों ने भारत को आजादी दिलाने में असफलता का मुंह देखा, तत्पश्चात कांग्रेस से अलग एक नए वर्ग का उदय हुआ। और कांग्रेस से अलग जो नए वर्ग का उदय हुआ उसे ही क्रांतिकारी कहा जाता है। यानी हम आपको यह बात बोले हैं कि कांग्रेस से अलग जो एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, उसे ही क्रांतिकारी कहा गया। और क्रांतिकारी वर्ग के उदय का कारण है उग्रवादी और उदारवादियों की विफलता। उग्रवादी और उदारवादियों के विफलता के कारण ही क्रांतिकारी वर्ग के नेताओं का उदय हुआ। और क्रांतिकारी वर्ग के नेताओं का लक्ष्य था पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वतंत्रता, उससे कम कुछ नहीं। और क्रांतिकारी वर्ग पूर्ण आजादी प्राप्त करने को लेकर हिंसा भी करने को तैयार हो गए। अब जब अहिंसात्मक आंदोलन देश को आजादी नहीं दिलवा पा रहा था, तो क्रांतिकारियों ने यह लक्ष्य बनाया कि हिंसा करके ही हम देश को आजाद करवाएंगे। तो यहां तक दो बात। एक बात तो यह कि क्रांतिकारियों को, क्रांतिकारी नेताओं को कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। और दूसरी बात यह कि क्रांतिकारी वर्ग के नेता हिंसा में विश्वास करते थे और हिंसा के माध्यम से भारत को पूर्ण आजादी दिलाना अपना लक्ष्य बनाया। और अगर बात
भारत की करें तो भारत में 2 चरण में क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं। 2 अलग अलग अवधि में क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं। भारत में 2 अलग अलग अवधि में या 2 चरण में क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं। भारत में जो 2 अलग अलग अवधि में क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, उसमें क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण 1907 से 1917 और क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण 1924 से 1934। तो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण 1907 से 1917 और क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण 1924 से 1934। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की अगर आप बात करेंगे तो इस चरण की कई सारी विशेषताएं हैं। इस चरण की सबसे पहली विशेषता यह है कि इस कालखंड में क्रांतिकारी आंदोलन भारत के साथ साथ विदेशों में भी हुआ। भारत के साथ साथ विदेशों में भी इस कालखंड में भारत को आजादी दिलाने को लेकर क्रांतिकारी आंदोलन हुए। भारत में इस आंदोलन के उभरने का कारण क्या था? तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुए, लेकिन 1907 ईस्वी जाते जाते स्वदेशी आंदोलन की गति मंद पड़ गई। स्वदेशी आंदोलन की गति जो मंद पड़ गई थी, यही कारण रहा कि क्रांतिकारियों का उदय हुआ। यही कारण रहा कि क्रांतिकारियों का उदय हुआ। और इस चरण के प्रमुख क्रांतिकारी नेता के रूप में विवरण मिलता है चापेकर बंधु का, बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर, बीडी सावरकर का, विनायक दामोदर सावरकर का, गणेश सावरकर का, गणेश दामोदर सावरकर का, खुदीराम बोस का, प्रफुल्ल चाकी का, अनंत कान्हरे का, रास बिहारी बोस का, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत बिस्वास, ये सभी इस चरण के क्रांतिकारी आंदोलन थे, क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे। अब देखिएगा कि अगर आप क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की बात करेंगे तो इसका भारत में प्रमुख केंद्र बना था महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, पंजाब। वहीं विदेशों में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना था अमेरिका, लंदन, पेरिस, ये सब शहर बना था। बात अगर क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के संदर्भ में देखें तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई मानी जाती है। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई मानी जाती है। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई मानी जाती है। भले ही क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई हो, लेकिन इस आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बंगाल बना। इस आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बना आपको बंगाल। अब सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन को समझते हैं और महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन को समझने के बाद बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन को समझेंगे और बंगाल के बाद दिल्ली, पंजाब, सभी क्षेत्रों में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन को देखेंगे और फिर विदेशों में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन को देखेंगे। तो सबसे पहले महाराष्ट्र देखिए, आपको बात अगर महाराष्ट्र की करेंगे आप तो महाराष्ट्र के विषय में कहा जाता है कि यहां से
क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय चित्पावन ब्राह्मण वर्ग के लोगों को जाता है। चित्पावन ब्राह्मण वर्ग के लोगों को जाता है। और देखिए, महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह के एक नेता हुआ करते थे, वासुदेव बलवंत फड़के। चित्पावन ब्राह्मण तो एक समुदाय था जिसके द्वारा महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की गई। ब्राह्मणों का एक समुदाय था जिसके द्वारा महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की गई। अगर व्यक्ति के संदर्भ में देखें, पर्सनैलिटी के संदर्भ में देखें, तो पर्सनैलिटी के संदर्भ में यह बात हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत रामोसी विद्रोह के नेता वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया। और देखिए, महाराष्ट्र के जो क्रांतिकारी नेता थे, वे गुप्त संगठन की स्थापना करके उस गुप्त संगठन के बैनर तले क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने का काम किया करता था। महाराष्ट्र के भीतर कई सारे गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। महाराष्ट्र के भीतर जो कई सारे गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई, उन संगठनों में नाम आता है व्यायाम मंडल। नोट में व्यापन मंडल लिख दिया है, उसको काट करके हर जगह कर लेना है आपको। व्यायाम मंडल। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप यहां पे आइएगा। व्यायाम मंडल, बात अगर व्यायाम मंडल की करे तो यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1896-97 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे में इस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई और इसकी स्थापना चापेकर बंधु के द्वारा किया गया था। और चापेकर बंधु की आप बात करेंगे तो चापेकर बंधु के अंतर्गत दो भाई आता है। एक का नाम है बालकृष्ण चापेकर और दूसरे का नाम है दामोदर चापेकर। एक का नाम है बालकृष्ण चापेकर और दूसरे का नाम है दामोदर चापेकर। यही दोनों भाई को सम्मिलित रूप से चापेकर बंधु कहा जाता है और यही दोनों भाई ने मिलकर व्यायाम मंडल नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1896-97 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में किया। और देखिए, बात अगर 1896-97 की आप करेंगे तो 1896-97 ईस्वी के समय महाराष्ट्र के पुणे के क्षेत्र में प्लेग फैल गया था। प्लेग बीमारी है, प्लेग नामक बीमारी फैल गया था। और महाराष्ट्र के पुणे के क्षेत्र में जो प्लेग नामक बीमारी फैल गया था, उस बीमारी के चपेट में हजारों की संख्या में लोग आए। और पहले कोई भी बीमारी होता था तो लोग मर ही जाता था। प्लेग का जब प्रकोप आता था तो गांव का गांव स्वाहा हो जाता था, गांव का गांव निर्जन हो जाता था, मतलब वहां पर कोई भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आता। तो पुणे में जो 1896-97 ईस्वी में प्लेग फैला, प्लेग के प्रकोप से लोगों को निजात दिलाने को लेकर प्लेग अधिकारी की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई और दो प्लेग अधिकारी की नियुक्ति की गई। एक रेंड और दूसरा अयर्ट्स नामक दो प्लेग अधिकारी की नियुक्ति की गई। और रेंड और अयर्ट्स जो कि दो प्लेग अधिकारी थे, इनका काम था प्लेग को समाप्त
करवाने को लेकर उचित कदम उठाना। इन दोनों अधिकारी को जो विशेषाधिकार प्राप्त था, उस विशेषाधिकार का इन दोनों अधिकारियों ने, दोनों अधिकारियों ने फायदा उठाया, लाभ उठाया। और ये दोनों अधिकारी पूना के क्षेत्र में लोगों के घर में जबरदस्ती घुस जाता था और महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया करता था। रैंड और अयर्ट्स मतलब अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था और भारतीय महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। इस बात की जानकारी चापेकर बंधु को लगी। चापेकर बंधु को इस बात की जानकारी लगी कि प्लेग अधिकारी रैंड और अयर्ट्स भारतीय महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। जैसे ही चापेकर बंधु को इस बात की जानकारी लगी, चापेकर बंधु ने जून 1897 में, चापेकर बंधु ने जून 1897 में रैंड और अयर्ट्स की गोली मारकर हत्या कर दिया। रैंड और अयर्ट्स की गोली मारकर हत्या कर दिया। और रैंड और अयर्ट्स की जो गोली मारकर हत्या कर दी गई, यह हत्या भारत में किसी ब्रिटिशों की होने वाली प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। यह हत्या भारत में किसी ब्रिटिश की होने वाली प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। और इस हत्या का समर्थन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने इस हत्या का समर्थन किया। बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक पत्रिका, बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक पत्रिका में एक लेख जारी करते हुए इस हत्या का समर्थन किया। और बाल गंगाधर तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से किया। बाल गंगाधर तिलक ने रैंड और अयर्ट्स की जो हत्या चापेकर बंधु के द्वारा की गई थी, इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से किया। आपसे पूछा जाता है, रैंड और अयर्ट्स की हत्या हो गई, अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। इसके बाद अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों को लोभ दिया जाए, और भारतीयों को अगर लोभ दिया जाएगा, भारतीयों को अगर लोभ दिया जाएगा तो फिर रैंड और अयर्ट्स की हत्या की जानकारी हमें मिल जाएगी। रैंड और अयर्ट्स की हत्या की जानकारी प्राप्त करने को लेकर अंग्रेजी सरकार ने एक घोषणा किया, और घोषणा यह किया कि जो भी व्यक्ति रैंड और अयर्ट्स के हत्या के विषय में अंग्रेजी सरकार को बताएगा, उसे इनाम के तौर पर 20,000 रुपया दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति रैंड और अयर्ट्स की हत्या के विषय में बताएगा, उसे इनाम के तौर पर 20,000 रुपया दिया जाएगा। और उस समय 20,000 का मतलब बहुत था। तो चापेकर बंधु के साथ ही काम करता था दरबीर बंधु। दरबीर बंधु के अंतर्गत भी 2 भाई आया करता था, और दरबीर बंधु के अंतर्गत जो 2 भाई आया करता था, एक का नाम था गणेश शंकर दरबीर और एक का नाम था रामचंद्र दरबीर। ये दोनों भाई, गणेश शंकर दरबीर और रामचंद्र दरबीर, ये दोनों भाई को संयुक्त रूप से दरबीर बंधु कहा जाता था। और ये दोनों भाई पहले चापेकर बंधु के साथ मिलकर ही काम करता था। ये दोनों भाई भी क्रांतिकारी ही था। लेकिन दरबीर बंधु पैसा के लालच में फंस गया। दरबीर बंधु पैसा के लालच में फंस गया। और दरबीर बंधु को पता था कि रैंड और अयर्ट्स की हत्या चापेकर बंधु ने किया है। तो फिर दरबीर बंधु ने अंग्रेजी सरकार को सूचना दिया कि रैंड और अयर्ट्स की हत्या चापेकर बंधु ने किया। तो रैंड और अयर्ट्स की हत्या की जानकारी अंग्रेजी सरकार को लग गई। और जब रैंड
और अयट्स की हत्या की जानकारी अंग्रेजी सरकार को लगी कि रैंड और अयट्स की हत्या चापेकर बंधु ने किया। तत्पश्चात चापेकर बंधु में दामोदर चापेकर को ब्रिटिश सरकार की पुलिस 1898 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया। दामोदर चापेकर को ब्रिटिश सरकार की पुलिस 1898 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया और उसे फांसी पर लटका दिया। फांसी पर लटका दिया। जब चापेकर बंधु में दामोदर चापेकर पकड़ा गए, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, तो अब व्यायाम मंडल के सदस्यों को यह जानकारी मिली कि रैंड और अयट्स की हत्या के विषय में दरबीर बंधु ने अंग्रेजों को बताया। दरबीर बंधु ने अंग्रेजों को बताया। तत्पश्चात व्यायाम मंडल के सदस्यों ने दरबीर बंधु को पकड़कर उसकी हत्या कर दिया। दरबीर बंधु को पकड़कर उसकी हत्या कर दिया। दरबीर बंधु की हत्या होने के बाद अंग्रेजी सरकार की पुलिस हाथ धोकर व्यायाम मंडल के पीछे पड़ गया और व्यायाम मंडल के सभी सदस्यों को पकड़कर या तो फांसी पर लटका दिया या उसे आजीवन कारावास दे दिया। आजीवन कारावास देते हुए जेल में बंद कर दिया। इस प्रकार 1899 ईस्वी आते आते व्यायाम मंडल नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का पतन हो गया। व्यायाम मंडल नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का पतन हो गया। यह व्यायाम मंडल के विषय में हुआ। अब जैसे व्यायाम मंडल एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, उसी प्रकार से महाराष्ट्र के भीतर और भी गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। महाराष्ट्र के भीतर 1899 ईस्वी में महाराष्ट्र के भीतर 1899 ईस्वी में एक अन्य गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई और जो एक अन्य गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई, उस गुप्त क्रांतिकारी संगठन का नाम था मित्र मेला। मित्र मेला। मित्र मेला भी महाराष्ट्र के भीतर स्थापित एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना 1899 ईस्वी में बीडी सावरकर के द्वारा किया गया। बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर के द्वारा किया गया। और यही मित्र मेला नामक संगठन कालांतर में जाकर अभिनव भारत के रूप में जाना गया और मित्र मेला नामक संगठन ही 1904 ईस्वी में अभिनव भारत के नाम से जाना गया। अभिनव भारत के नाम से जाना गया। अभिनव भारत के नाम से जाना गया। और अभिनव भारत नामक संगठन के भी संस्थापक बीडी सावरकर को ही माना जाता है। बीडी सावरकर को ही माना जाता है। तो मित्र मेला पूछे या अभिनव भारत पूछे, दोनों के संस्थापक बीडी सावरकर ही है। लेकिन मित्र मेला 1899 में स्थापित हुआ, जबकि अभिनव भारत 1904 में स्थापित हुआ। और इसी का परिवर्तित रूप अभिनव भारत था। अभिनव भारत नामक संगठन के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को लगातार संचालित करने का काम किया जा रहा था। अभिनव भारत नामक संगठन से कई सारे लोग जुड़े और अभिनव भारत नामक संगठन की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में अभिनव भारत की शाखाएं खोली गई। अभिनव भारत ने अपने संगठन से जुड़े महादेव वापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा। बाद के वर्षों में जाकर अभिनव भारत संगठन के संस्थापक बीडी सावरकर 1906 ईस्वी में लंदन चले गए। लेकिन बीडी सावरकर के लंदन जाने के बाद भी अभिनव भारत में काम करता रहा। अभिनव भारत नामक संगठन भारत में काम करता रहा। और कहा जाता है कि अभिनव भारत नामक संगठन से जुड़ा एक व्यक्ति था, उसका नाम था
अनंत कानहरे। अभिनव भारत नामक संगठन से जुड़ा एक व्यक्ति था, एक क्रांतिकारी था, उसका नाम था अनंत कानहरे। अनंत कानहरे, अनंत कानहरे। और जो अनंत कानहरे था, बात अगर अनंत कानहरे की करे तो इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की 1909 ईस्वी में गोली मारकर हत्या कर दिया। अनंत कानहरे ने 1909 ईस्वी में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दिया। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दिया। जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दिया। जब अनंत कानहरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दिया तो फिर अनंत कानहरे को गिरफ्तार कर लिया गया। और अनंत कानहरे को गिरफ्तार कर उन पर जो मुकदमा चलाया गया, उस मुकदमा को इतिहास में नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। उस मुकदमा को इतिहास में नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। और नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत ही अनंत कानहरे को फांसी की सजा सुनाई गई। और 1911 ईस्वी में अनंत कानहरे को फांसी पर लटका दिया गया। 1911 ईस्वी में अनंत कानहरे को फांसी पर लटका दिया गया। तत्पश्चात अनंत कानहरे जिस संगठन से जुड़ा था वह अभिनव भारत था। और अभिनव भारत के संस्थापक वीडी सावरकर थे, जो 1906 में लंदन चले गए। तो अंग्रेजी सरकार ने अभिनव भारत संगठन के संस्थापक वीडी सावरकर, जो लंदन में थे, लंदन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वीडी सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर एसएस मोरिया नामक जहाज से उन्हें भारत लाया गया। एसएस मोरिया नामक जहाज से उन्हें भारत लाया गया और उन पर भी मुकदमा चलाया गया। यही नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्याकांड को लेकर उन पर भी मुकदमा चलाया गया। वीडी सावरकर पर भी मुकदमा चलाया गया। और वीडी सावरकर पर भी मुकदमा चलाकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वीडी सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और जब वीडी सावरकर आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे तो उस दौरान उन्होंने अंग्रेजों से माफीनामा मांगी, माफी की गुहार लगाई। लेकिन शुरुआती वर्षों में तो उन्हें माफ नहीं किया गया। परंतु जब भारत की राष्ट्रीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश हुआ, गांधी जी प्रभावशाली हुए भारत की राष्ट्रीय राजनीति में, तो गांधी जी ने भी अंग्रेजी सरकार को पत्र लिखा और कहा जितने भी राजनीतिक कैदी हैं जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है उन्हें जेल से रिहा किया जाए। और फिर कई दफा माफीनामा मांगने के बाद 1924 में वीडी सावरकर को जेल से रिहा कर दिया। और तत्पश्चात वीडी सावरकर अपने आप को हिंदू महासभा से जोड़ लिया। और वीडी सावरकर हिंदू महासभा से जोड़कर अपने आप को सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया। अपने आप को वीडी सावरकर सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया। जैसे ही महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संगठन का पतन हुआ, वैसे ही महाराष्ट्र में अभिनव भारत का पतन हुआ, वैसे ही महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का भी पतन हो गया। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी और परांजपे के पत्र काल को भी जाता है। इन पत्र पत्रिकाओं ने भी क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित करने का काम किया। यह महाराष्ट्र का क्रांतिकारी आंदोलन है। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में हम आपको बता दिए। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज को हम लोग याद करते हैं।
आइएगा बोर्ड पे। चलिए, सबसे पहली बात आप हमको यह बताइए कि जो क्रांतिकारी नेता थे, क्रांतिकारी नेताओं का कांग्रेस से कोई संबंध था? नहीं ना। क्रांतिकारी नेताओं का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था। क्रांतिकारी हिंसा में विश्वास करता था? हां, क्रांतिकारी हिंसा में विश्वास करता था। क्रांतिकारी को क्या चाहिए? पूर्ण आजादी। क्रांतिकारियों को क्या चाहिए? पूर्ण। भारत में कितने चरण में क्रांतिकारियां? कितने चरण में? चलिए, प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन 1907 से 1917, ठीक है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई मानी जाती? किस राज्य से? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई मानी जाती? किस राज्य से? महाराष्ट्र से हुई मानी जाती है। व्यायाम मंडल क्या एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था? मित्र मेला क्या एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था? अभिनव भारत क्या एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था? हां, तो व्यायाम मंडल, मित्र मेला, अभिनव भारत, ये सभी गुप्त क्रांतिकारी संगठन थे ना जी। चलिए, व्यायाम मंडल नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुई? कब हुई? व्यायाम मंडल के संस्थापक, व्यायाम मंडल के संस्थापक चापेकर बंधु के अंतर्गत कौन कौन आता? बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। 1896-97 में पूना के क्षेत्र में प्लेग फैला था, हाँ या ना? और प्लेग पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर जो प्लेग अधिकारी की नियुक्ति की गई थी उसका क्या नाम था? क्या नाम था? रैंड और अयर्ट्स अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था और भारतीय महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, जिस वजह से रैंड और अयर्ट्स की हत्या किसने कर दिया? रैंड और अयर्ट्स की हत्या किसने कर दिया? रैंड और अयर्ट्स की हत्या किसने कर दिया? चापेकर बंधु। और भारत में किसी ब्रिटिश की होने वाली प्रथम राजनीतिक हत्या किसकी हत्या? भारत में होने वाली किसी ब्रिटिश की प्रथम राजनीतिक हत्या किसकी हत्या है? रैंड और अयर्ट्स की हत्या किसने किया? और रैंड और अयर्ट्स की हत्या चापेकर बंधु ने किया, यह सूचना अंग्रेजी सरकार को किसने दिया? दरबीर बंधु। किसने दिया? रैंड और अयर्ट्स की हत्या चापेकर बंधु ने किया, यह सूचना अंग्रेजी सरकार को किसने दिया? किसने दिया? दरबीर बंधु ने दिया। इसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक अपनी किस पत्रिका में रैंड और अयर्ट्स की हत्या का समर्थन किया? रैंड और अयर्ट्स की हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। किसने किया? रैंड और अयर्ट्स की हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से किसने किया? किसने किया? और जब रैंड और अयर्ट्स की हत्या के विषय में अंग्रेजों को पता चला कि चापेकर बंधु ने उसकी हत्या किया है, तो फिर चापेकर बंधु को फांसी पर लटकाया अंग्रेज। और चापेकर बंधु को जब फांसी पर लटकाया गया तो फिर व्यायाम मंडल के सदस्यों ने दरबीर बंधु की हत्या किया, और दरबीर बंधु की हत्या के आरोप में ही व्यायाम मंडल के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा अंग्रेज सुनाया। क्लियर है ये बात? आगे, मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुई? कब हुई? इसके संस्थापक मित्र मेला ही आगे चलकर किस नाम से मित्र मेला आगे चलकर किस नाम से? अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? अभिनव भारत की स्थापना, अभिनव भारत के संस्थापक बीडी। अभिनव भारत से जुड़े किस क्रांतिकारी ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर? अभिनव भारत से जुड़े किस क्रांतिकारी ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर? और फिर अनंत कान्हरे पर केस चलाया गया। उस केस को इतिहास में क्या कहा जाता है? और नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो है अनंत कान्हरे को 1911 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया गया। और नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत ही बीडी सावरकर जो कि लंदन चले गए थे, लंदन से पकड़कर भारत लाया गया एस एस मोरिया नामक जहाज से। कौन जहाज से?
SS मोरिया नामक जहाज से भारत लाया गया और उनको भी उन पर भी उनके ऊपर भी जो केस चलाया गया उस केस को कहा जाता है नासिक षड्यंत्र केस। क्या कहा जाता है? नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। और बीडी सावरकर को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और जैसे ही अभिनव भारत खत्म हुआ वैसे ही महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन खत्म ना हो गया ना खत्म। बात क्लियर है? अब देखिएगा, अब हम लोग बात करेंगे बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। लेकिन बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन से पहले दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन या दिल्ली षड्यंत्र केस को समझते हैं। अब दिल्ली षड्यंत्र केस को इसलिए समझते हैं क्योंकि पिछले 2-3 क्लास में आपने दिल्ली दरबार को पढ़ा है, तृतीय दिल्ली दरबार। तृतीय दिल्ली दरबार के अंतर्गत ही भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को बनाया गया और भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली बनी। यह बात आप जानते हैं ना? हाँ, तो अब आप समझिएगा। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा जानते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस, और दिल्ली षड्यंत्र केस को जानने के बाद जो हम लोग बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को देखेंगे। दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है समझिएगा। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912। देखिए, ध्यान दीजिएगा। शासक यानी शासन करने वाला हमेशा राजधानी में रहता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार बिहार में शासन करते हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी देश में शासन करते हैं। मोदी जी भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। भले वे गुजरात के रहने वाले हैं, मतलब उससे नहीं, हुए दिल्ली में रहते हैं। शासन करने वाले या जो शासक होते हैं वो राजधानी में निवास करते हैं। जब भारत में ब्रिटिशों का शासन था तो भारत में वायसराय शासन करने का काम किया करता था। जो वायसराय शासन करने का काम किया करता था, वायसराय राजधानी में रहा करता था। वायसराय कोलकाता में रहा करता था। 1912 से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता। 1 अप्रैल 1912 से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता। तो भारतीय वायसराय कोलकाता में रहा करते थे। लेकिन तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कोलकाता के बजाय दिल्ली को बनाया जाएगा, और भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली बनी। अब जो वायसराय था वह अपना बोरा बिस्तर समेट कर कलकत्ता से दिल्ली आ रहे थे। कलकत्ता से दिल्ली आ रहे थे क्योंकि अब राजधानी परिवर्तित हो गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब वायसराय दिल्ली आ जाएंगे। तो उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित होने के अवसर पर कोलकाता से दिल्ली आ रहे थे। इस उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया था और उस समारोह में हाथी पर चढ़कर दिल्ली में प्रवेश लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कर रहे थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया। बम फेंका गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम इसलिए फेंका गया ताकि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय सबसे बड़े ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे। अगर इनकी हत्या हो जाता तो अंग्रेजों के मन में एक जबरदस्त खौफ हो जाता। अंग्रेज को लगता कि नहीं, भारत छोड़कर अब हमें चले जाना चाहिए। तो अंग्रेजों के बीच खौफ और डर का माहौल पैदा करने के लिए हार्डिंग द्वितीय की हत्या करने को लेकर इन पर बम फेंका गया। हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया और हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस ने बनाया था। हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की योजना बनाया था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस बनाया था। रास बिहारी बोस हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की योजना बनाया और रास बिहारी बोस के योजना के
तहत ही हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया, लेकिन हार्डिंग द्वितीय इस बम कांड में बच गया, इसका जान नहीं गया। अब जैसे आज प्रधानमंत्री पर गोली चल जाए तो आप थोड़ा सोच करके देखिए कि क्या होगा, थोड़ा सोचिए क्या होगा। प्रधानमंत्री पर गोली चल जाए क्या होगा? पूरा प्रशासनिक तंत्र पता करने में जुट जाएगा कि प्रधानमंत्री पर गोली किसने चलाया। प्रधानमंत्री मोदी जी के भतीजी का पर्स उर्स चोरी हो गया था दिल्ली में। हमको लगता है 6 घंटा के भीतर जो है सारा कार्रवाई हो गया। भतीजी के साथ हुआ तब प्रधानमंत्री के साथ हो जाए तब क्या होगा, सोच लीजिए आप। ठीक है, अब वायसराय पर बम चला दिया गया, पूरा प्रशासनिक तंत्र इसी में लग गया और पता कर लिया कौन बम चलाया कौन बम नहीं चलाया। और जब हार्डिंग द्वितीय पर फेंके गए बम कांड में रास बिहारी बोस का नाम आने लगा तो उसको लग गया, अब तो ये अंग्रेज फांसी पर लटकाएगा, इससे बढ़िया है छोड़ के भारत चले जाए विदेश। और ब्रिटेन का शत्रु देश उस समय हुआ करता था जापान, तो रास बिहारी बोस का जब नाम आने लगा ये भागकर जापान चले गया और जापान से ही क्रांतिकारी आंदोलन लगातार जारी रखा। और आजाद हिंद फौज की स्थापना में रास बिहारी बोस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। रास बिहारी बोस जब तक जीवित रहे तब तक देश की आज़ादी के लिए लगातार लड़ते रहे, लगातार काम करते रहे रास बिहारी बोस। हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंके जाने को लेकर जो केस चलाया गया उस केस को इतिहास में दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। और दिल्ली षड्यंत्र केस के अंतर्गत कई लोगों को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और इस षड्यंत्र केस के तहत 4 लोगों को फांसी की सजा भी दी गई। और इस केस के तहत जो 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई, इस केस के तहत जो 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई वे 4 लोग थे अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास, मास्टर अमीर चंद। ये 4 लोगों को दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत ही फांसी पर लटकाया गया था। आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है? आइए 1 सेकंड में याद करते हैं, बताइएगा कौन वायसराय भारत की राजधानी परिवर्तित होने के अवसर पर कोलकाता से दिल्ली जा रहा था तो उस पर बम फेंका? किस पर बम फेंका गया? और हार्डिंग द्वितीय पर जो बम फेंका गया उसको लेकर जो केस चलाया गया उस केस को इतिहास में क्या कहा जाता है? दिल्ली षड्यंत्र केस के अंतर्गत कितने लोगों को फांसी की सजा थी? कितने लोगों को? किसको फांसी की सजा? क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की योजना किसने बनाया था? और जब इसका नाम आने लगा तो भागकर कहां चले गए? जापान चले गए ना? चलिए ठीक है। अब इसके बाद एक और केस को जानिए। एक और केस है, वह है आपको अलीपुर षड्यंत्र केस। क्या है? अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। देखिए समझिएगा, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी बंगाल प्रेसिडेंसी से ही संबंधित थे और बंगाल प्रेसिडेंसी के जो क्रांतिकारी नेता थे वे बिना लाइसेंस का हथियार रखता था, अवैध हथियार रखता था। बिना लाइसेंस का हथियार अर्थात अवैध हथियार बंगाल के क्रांतिकारी रखते थे और उस अवैध हथियार से ही घटनाओं को अंजाम देने का काम किया करता था क्रांतिकारी। और अंग्रेजों की हत्या होनी प्रारंभ हो गई थी, जिस वजह से
अंग्रेजी सरकार की पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले बंगाल के 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर पश्चिम बंगाल के अलीपुर अदालत में पेश किया। और अलीपुर अदालत में जब इन क्रांतिकारियों को पेश किया गया तो इनके ऊपर अवैध हथियार रखने को क्रांतिकारियों को पेश किया गया तो इन क्रांतिकारियों के द्वारा अवैध हथियार रखने के आरोप में इन पर जो केस चलाया गया उसी केस को इतिहास में अलीपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। और अलीपुर षड्यंत्र केस में घोष बंधु फंसा था। अलीपुर षड्यंत्र केस में जो है घोष बंधु फंसा था। 34 में घोष बंधु भी था। घोष बंधु के अंतर्गत आता था अरविंद घोष और बारिंद्र कुमार घोष। और इस केस में अरविंद घोष की पैरवी सीआर दास ने किया था, चितरंजन दास ने किया था। सीआर दास ने इस केस में अरविंद घोष की पैरवी किया और सीआर दास के पैरवी करने के कारण ही अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस में बच गए। कुछ दिन इनको जेल में रहना पड़ा। जब जेल से ही बाहर निकले तो इन्होंने कहा जेल में हमें भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। और बात अगर बारिंद्र कुमार घोष की करे तो बारिंद्र कुमार घोष तथा उनके समर्थकों को या तो फांसी पर लटका दिया गया या आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। देखिए, इस अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बन गया नरेंद्र गोसाई। देखिए, 34 को क्रांतिकारी को जो गिरफ्तार किया गया था उसी 34 क्रांतिकारी में एगो नरेंद्र गोसाई भी था। नरेंद्र गोसाई अपना जान बचाने के लिए कि अंग्रेज हमको फांसी पर ना लटकाए, नरेंद्र गोसाई अपना जान बचाने को लेकर सरकारी गवाह बन गया। जब नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया तो 34 क्रांतिकारियों में से ही एक था सत्येंद्रनाथ घोष ने अपने साथियों के साथ मिलकर नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दिया। और सत्येंद्रनाथ घोष बारिंद्र कुमार घोष गुट के सदस्य थे। इसलिए बारिंद्र कुमार घोष गुट के सदस्यों को या तो फांसी पर लटका दिया गया या आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बारिंद्र घोष गुट के लोगों को कोई आराम नहीं दिया गया, उसे छोड़ा नहीं गया। यही आपको अलीपुर षड्यंत्र केस है। इसमें 2-3 बात याद रखना है। पहली बात, बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा जो अवैध हथियार रखे जाते थे उस आलोक में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर अलीपुर अदालत में पेश कर जो केस चलाया गया उस केस को इतिहास में क्या कहा जाता है? अलीपुर षड्यंत्र। एक बार फिर से यही प्रश्न, बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा जो अवैध हथियार रखे जाते थे उस आलोक में क्रांतिकारियों के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया या जो केस चलाया गया उस केस को इतिहास में क्या कहा? अलीपुर षड्यंत्र। अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था? नरेंद्र गोसाई। अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना? अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना? अगला, अलीपुर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या किसने किया? सत्येंद्रनाथ घोष। अलीपुर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या किसने किया? सत्येंद्रनाथ। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की पैरवी किसने किया? अलीपुर षड्यंत्र केस में किसकी पैरवी के कारण अरविंद घोष बच निकले? किसकी पैरवी के कारण? सीआर। क्लियर है बात? यही अलीपुर षड्यंत्र केस। अब आते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। उस आलोक में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर अलीपुर अदालत में पेश कर जो केस चलाया गया उस केस को इतिहास में क्या कहा जाता है? अलीपुर षड्यंत्र। एक बार फिर से यही प्रश्न, बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा जो अवैध हथियार रखे जाते थे उस आलोक में क्रांतिकारियों के ऊपर जो
मुकदमा चलाया गया या जो केस चलाया गया उस केस को इतिहास में क्या कर, अलीपुर षड्यंत्र। अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था, नरेंद्र गोसाई। अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना, अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना। अगला, अलीपुर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या किसने किया, सत्येंद्र नाथ घोष। अलीपुर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या किसने किया, सत्येंद्र नाथ। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की पैरवी किसने किया, किसने किया। अलीपुर षड्यंत्र केस में किसकी पैरवी के कारण अरविंद घोष बच निकले, किसकी पैरवी के कारण, सीआर। क्लियर है बात, यही अलीपुर षड्यंत्र केस। अब आते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बात अगर बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की करें तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय भद्रलोक समाज नामक संगठन को जाता है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय भद्रलोक समाज नामक संगठन को जाता है, भद्रलोक समाज नामक संगठन को जाता है। और जो भद्रलोक समाज नामक संगठन है, इस भद्रलोक समाज नामक संगठन की स्थापना बारिंद्र कुमार घोष और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया था। भद्रलोक समाज की स्थापना बारिंद्र कुमार घोष और उनके सहयोगियों के द्वारा भद्रलोक समाज नामक संगठन की स्थापना की गई थी। अर्थात बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय बारिंद्र कुमार घोष तथा उनके सहयोगियों को जाता है, बारिंद्र कुमार घोष तथा उनके सहयोगियों को जाता है। बंगाल में एक अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी और अनुशीलन समिति भी एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून, खून का बदला खून। और जो बारिंद्र कुमार घोष है उन्हीं के सहयोगी हुआ करते थे भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर युगांतर नामक एक पत्रिका निकाला और युगांतर नामक पत्रिका के माध्यम से बारिंद्र कुमार घोष ने भारत की जनता को उत्तेजित करने का काम किया, भारत की जनता को उत्तेजित करने का काम किया। और युगांतर नामक पत्रिका में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने यह लिखा कि अगर भारत की 30 करोड़ जनता अपना 60 करोड़ हाथ ऊपर खड़ा कर ले, मतलब अगर भारत की 30 करोड़ जनता सक्रिय हो जाए, अंग्रेजों का सहयोग ना करे, हाथ ऊपर खड़ा कर ले मतलब हाथ ऊपर खड़ा ना कर ले, उसका मतलब सक्रिय हो जाए, अंग्रेजों को सहयोग ना करे, हाथ खड़ा करने का मतलब अंग्रेजों को सहयोग ना करे, तो देश को तुरंत आजादी मिल जाएगा। और बात सही था, अगर भारत की जनता अंग्रेजों को मदद नहीं करता, अगर भारत की जनता अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करता, अंग्रेज का व्यापार नष्ट हो जाता, अंग्रेज भारत से वापस लौट जाता, अंग्रेज भारत से वापस लौट जाता। तो ये बात है। और बारिंद्र कुमार घोष ने एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना, कई क्रांतिकारी संगठन की स्थापना इन्होंने किया। बारिंद्र कुमार घोष ने एक युगांतर समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया, युगांतर समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। और बारिंद्र कुमार घोष ने जो युगांतर समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था, उस युगांतर समिति नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों जुड़े हुए थे। युगांतर समिति से जुड़े खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को युगांतर समिति ने एक जिम्मेदारी दिया। युगांतर समिति ने इन दोनों को यह जिम्मेदारी दिया कि
मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या करना है। बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा स्थापित क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति से जुड़े हुए थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को यह जिम्मेवारी दिया गया कि मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या की जाए, हत्या कर दीजिए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाई। अब किंग्सफोर्ड की हत्या क्यों की जाए? किंग्सफोर्ड बड़ी क्रूर और अत्याचारी न्यायाधीश था। छोटे से छोटे अपराध के लिए भी भारत के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देता था। इसलिए युगांतर समिति ने किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाया और उसकी हत्या करने की जिम्मेवारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को दिया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने किंग्सफोर्ड का रेकी किया और किंग्सफोर्ड का रेकी करके किंग्सफोर्ड के गाड़ी जैसा ही एक गाड़ी पर बम फेंका। इन दोनों को लगा कि गाड़ी में किंग्सफोर्ड ही है। गाड़ी किंग्सफोर्ड के गाड़ी जैसा ही था, लेकिन संयोग बस वो गाड़ी किंग्सफोर्ड का नहीं था और उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड बैठा हुआ नहीं था, बल्कि वह गाड़ी केनेडी का था। केनेडी एक ब्रिटिश वकील हुआ करते थे जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक थे, जिसकी सहानुभूति भारत के साथ हुआ करती थी। केनेडी का गाड़ी था और केनेडी की गाड़ी में उसकी बेटी और उसकी पत्नी बैठी हुई थी। उस गाड़ी के ऊपर जब बम फेंका गया तो उस बम कांड में केनेडी की पत्नी और बेटी दोनों मारी गई। किंग्सफोर्ड बच गया। किंग्सफोर्ड गाड़ी में था ही नहीं तो बचेगा ही। इन दोनों को तो लगा जो काम मिला हम तो कर दिए, दोनों भागा। और बाद में प्रफुल्ल चाकी को अंग्रेजी सरकार से काफी डर हो गया और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिया। लेकिन खुदीराम बोस को अंग्रेजी सरकार की पुलिस ने गिरफ्तार किया और खुदीराम बोस को अंग्रेजी सरकार की पुलिस गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया। 302 का मुकदमा चला और खुदीराम बोस की पैरवी कालिदास बोस नामक वकील ने किया था। कालिदास बोस नामक वकील ने किया था, लेकिन इसके बावजूद कर्णडफ नामक जज ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई और अगस्त 1908 ईस्वी में लगभग 19 वर्ष के उम्र में, 18 वर्ष 8 माह कुछ दिन है, हाँ, लगभग 19 वर्ष के उम्र में खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। और खुदीराम बोस के विषय में कहा जाता है कि सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे आपको खुदीराम बोस। अब आइए यहां तक कुछ चीजों को याद करते हैं। बताइए, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किस संगठन को जाता? भद्रलोक। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किस संगठन को जाता? किस संगठन को? भद्रलोक समाज के संस्थापक बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ भद्रलोक समाज के संस्थापक। और अगर क्रांतिकारी के संदर्भ में पूछे कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किस क्रांतिकारी को जाता है, तो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किस क्रांतिकारी को जाता है? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ। इन्हीं दोनों ने मिलकर कौन सा पत्रिका निकाला? युगांतर। कौन सा पत्रिका? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर युगांतर पत्रिका निकाला। किस पत्रिका में यह कहा गया, किस पत्रिका के माध्यम से बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने यह कहा कि अगर भारत की 30 करोड़ जनता अपना हाथ ऊपर खड़ा कर ले तो अंग्रेज स्वतः भारत छोड़कर चला जाए? कौन पत्रिका में? युगांतर समिति की स्थापना किसके द्वारा? युगांतर समिति की स्थापना। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी युगांतर समिति से संबंधित थे, हाँ या ना? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी युगांतर समिति से संबंधित थे। मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेवारी किसे दी गई? बारिंद्र कुमार घोष और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेवारी किसे दी गई?
खुदीराम बोस और इन दोनों ने केनेडी का गाड़ी इन दोनों ने किंग्सफोर्ड का गाड़ी समझकर केनेडी के गाड़ी पर बम फेंका, जिसमें केनेडी की पत्नी पुत्री मारी गई, और फिर दोनों भागा। अंग्रेज के डर से प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिया। खुदीराम बोस को अंग्रेजी सरकार की पुलिस पकड़ लिया, उन पर मुकदमा चलाया गया, फांसी की सजा दी गई। किस जज ने फांसी की सजा सुनाई? कर्नडॉफ। किसने? किस जज ने फांसी की सजा सुनाई? किसने? किसने? खुदीराम बोस की पैरवी किस वकील ने किया? कालिदास। कालिदास। खुदीराम बोस की पैरवी किसने किया? सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी आए कौन था? खुदीराम। क्लियर है इतना बात? चलिए, इसमें अब बचा है, सुनिएगा, बचा है क्या सब? बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति, हावड़ा षड्यंत्र केस, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन, कामागाटा मारू प्रकरण, लाहौर षड्यंत्र केस, और फिर विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, और फिर क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है, खत्म हो जाएगा। 1 से 2 क्लास और लगेगा। महत्वपूर्ण है चैप्टर, बड़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, जितना आज बताया उतना बात याद हो गया ना? आए, हाँ, पढ़ लीजिएगा। इससे आगे हम लोग देखेंगे अब अगले क्लास में। ठीक है, दीजिए होमवर्क, सब पूछते हैं। दीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 1 से 50 जवाब दीजिए। हो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, खड़ा करके पूछ रहे हैं, देखते हैं। अरे लड़की खड़ा हो जाए। अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन: अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम पढ़े हैं, पढ़े हैं। ओमेगा 3 क्या है? बसिया, अम्ल, विटामिन, हार्मोन, विषाणु। तो ऐसे कहने जवाब दे रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किस केस से जुड़ा हुआ है? आप नहीं पढ़े हैं ना? बैठिए, नहीं पढ़े हैं आप। कौन केस हो? हाँ, स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है? गतिमान स्थिति, मानसिक स्थिति, आंकड़ों का अध्ययन, विराम की स्थिति। गतिमान स्थिति, विराम की स्थिति। आप तो गतिमान बोले हैं, बैठिए, आप भी नहीं पढ़े हैं। करते क्या है आप लोग जी? पढ़ते नहीं तो करते क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? सरदार पटेल। हम्पी में विजयनगर के ध्वंसावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? मैकेंजी। किसके द्वारा? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? भीमराव। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग? ग्राम सभा। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? चुनाव। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहां के गवर्नर? बिहार। ये क्वेश्चन और डिस्कशन पढ़िएगा तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था 16 तारीख की परीक्षा में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? सुचेता कृपलानी। नरसिंहम समिति संबंधित है? बैंकिंग संरचना सुधार। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? वित्त। तालचर कोयले की खान कहाँ है? कहाँ है? ओडिशा में ना है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? काली। नासा के मानव रहित यान जूनो किस ग्रह का परीक्षण किया? बृहस्पति। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मानव शरीर में होता है कितना पानी? लगभग। विद्युत धारा किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? अमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रो। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहर। चलिए, 51 से 100, क्वेश्चन नंबर 51 से 100, पेज नंबर 421 से, पेज नंबर 421 से 433, पेज नंबर 421 से 433, क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 421 से 433, क्वेश्चन नंबर 51 से 100, 51 से 100। दीजिए आगे, पूर्वावलोकन दीजिए। पुराना है जी, 2022 का। 2023 का नहीं लिया है कोई? था ना जी, नहीं लेके आए हैं, फट गया। 2023 का है ना? भेजिए। क्या दिए हुए थे इसमें? इतिहास पूर्वावलोकन में क्या दिए हुए थे? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। चलिए, पूर्वावलोकन में अगला होमवर्क है क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर, पंजाब और मैसूर। चलिए अब जवाब दीजिए। 359।
अरे कराओ जी, एकदम टीका उका लगा के आई है। अरे हल्ला काय करते हैं, सोमवारी करते हैं जी। कराओ ये, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? हाँ, बैठ जाइए। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? मीर। कराओ ये उधर। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? हाँ, पलासी के। बैठ जाइए। कराओ ये उधर। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बैठ जाइए। अरे लड़की कराओ ये तो। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया? खासी जनजाति। खासी जनजाति। बैठ जाइए। बताइए तो, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली में मुगल बादशाह कौन हुआ करते? शाह आलम। बाड़ीबास के युद्ध में किसने किसको हराया? अंग्रेजों ने। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? मराठों ने। किसने? मराठों ने। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मोहम्मद राजा। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार? मुर्शिद कुली खां। पलासी के युद्ध का मैदान कहाँ है? कहाँ है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट। अगला नंबर दीजिए, क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर पूर्वावलोकन में किसका है? लड़की का है, बढ़ा दीजिए। चलिए, इससे आगे मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।